हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। मैं हूं डॉक्टर शुभम वाला, फिजिक्स फैकल्टी इंस्पायर अकेडमी इंदौर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो सेकंड लॉ है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फटाफट एक बार याद कीजिए कि जो फर्स्ट लॉ था वो किसके बारे में था। मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक इनर्शिया करके एक टर्म होता है। इनर्शिया मतलब एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चेंज इन इट्स कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन को रजिस्ट करता है। यदि वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, कोई मूव करना चाहे तो वो रजिस्ट करेगा। यदि कोई मूविंग बॉडी है और उसको कोई रेस्ट पर लाना चाहे तो उसको भी रजिस्ट करेगा, ना बाबा मैं नहीं जाऊंगा। समझ में आती है बात। और इस प्रॉपर्टी को दोस्तों इनर्शिया बोलते हैं। अरे हाँ या ना। फिर मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ जो न्यूटन भाई साहब ने दिया था, दैट वाज अबाउट इनर्शिया, है ना, कि कोई बॉडी जैसा है वैसा ही रहना चाहता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, है ना। यदि रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहता है, मूविंग है तो मूव करते रहना चाहता है। ये हमको न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने बताया, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। और यदि, सुनना ध्यान से, और यदि आप उसकी कंडीशन को बदलना चाहते हो, यदि वो रुका हुआ है उसको चलाना चाहते हो, अरे हाँ या ना, यदि वो चल रहा है तो उसको रोकना चाहते हो, यदि उसकी आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स। ये बात हमको न्यूटन भाई साहब के फर्स्ट लॉ से बात पता चल गई थी कि उस इनर्शिया, उसको हमको उसकी कंडीशन को चेंज करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या बताता है। वो हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन को बदलने के लिए हमें फोर्स लगाना तो पड़ेगा। ये फर्स्ट लॉ ने बताया। सेकंड लॉ बताएगा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आता है कि नहीं। तो एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग सम इनर्शिया। इनर्शिया मींस हैविंग सम मास। समझ में आता है कि आपको। वेरी नाइस। सो बिफोर कमिंग टू एग्जैक्टली सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आई मीन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक टर्म है जो हमें जिसकी स्टडी करनी है दोस्तों, वो टर्म है मोमेंटम। देखो यहाँ पर बढ़िया से दिया हुआ है दोस्तों, वो टर्म है मोमेंटम, है ना। मोमेंटम क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं दोस्तों आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, है ना। एग्जांपल देना चाहता हूँ, समझना। आपके पास एक छोटा सा एक बुलेट है। बुलेट मतलब वो गोली होता है ना, बंदूक दाएं दाएं वाला, वो बुलेट है। और आपके पास एक इतना बड़ा पत्थर है। समझ में आई बात, है ना। इतना बड़ा पत्थर है और आपको एक टास्क दिया जाए कि आपको एक बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है। मतलब यू हैव टू अप्लाई मोर इम्पैक्ट, है ना। आपके पास एक बुलेट है और आपके पास एक बड़ा सा चट्टान है। समझ में आई बात। तो बताओ उस बंदे को आप कैसे निपटाओगे। बेसिकली उसको निपटाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हासिल करना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, बुलेट को धीरे से फेंक के मारोगे। कुछ नहीं होगा यार, बुलेट को धीरे से फेंक के मारने से कुछ नहीं होगा। अरे हाँ या ना। पर ध्यान से सुनना, पर वो जो बड़ा वाला चट्टान है उसको जस्ट आप लुढ़का दो उसके ऊपर, है ना। धीरे से उसके ऊपर लुढ़का दो तो उसी में मर जाएगा वो। अरे हाँ या ना, समझ में आता है कि नहीं। पर यदि उस बुलेट से आपको उसे नुकसान पहुंचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस बुलेट को बहुत तेज रफ्तार से उसकी तरफ, मतलब गन पे लगाओ और दाएं, तो गन से जो बुलेट निकलता है वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से निकलता है। अरे हाँ या ना। तो बेसिकली दोस्तों, किसी मूविंग बॉडी, किसी मूविंग बॉडी से कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है ना, उस इम्पैक्ट को मेजर करने का जो चीज़ है दोस्तों, दैट इज मोमेंटम। अरे हाँ या ना। और मोमेंटम मास पे, सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, मास के साथ साथ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। बेसिकली मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज बेसिकली डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, क्लियर है। यदि वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है दोस्तों, तो उसका जो मोमेंटम है दोस्तों, मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आई बात। मतलब मुझे किसी मूविंग बॉडी से ज़्यादा इम्पैक्ट हासिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका मोमेंटम मैक्सिमम रखना पड़ेगा, ज़्यादा मोमेंटम रखना पड़ेगा। अब मोमेंटम ज़्यादा रखने के लिए फ्रेंड्स, मास ज़्यादा हो या वेलोसिटी ज़्यादा हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात। जैसे बड़े वाले चट्टान को ले लो, तो वेलोसिटी कम था, हमने धीरे से लुढ़काया था, बट उसका मास बहुत ज़्यादा था। एक बुलेट की मैं बात करूँ तो बुलेट ने फ्रेंड्स
उसका मास बहुत कम होता है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, अल्टीमेटली मे बी दोनों का जो मोमेंटम हो वो बराबर हो। समझ में आता है कि नहीं? तो इस तरीके से तो अब समझ में आता है कि मोमेंटम क्या होता है। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, यदि मान लो कि 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और इसका वेलोसिटी है दोस्तों 3 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मोमेंटम कितना होगा दोस्तों? 2 × 3 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आती है? ओके, अब सीधी सी बात है, मास तो देखो एक किस टाइप का क्वांटिटी है दोस्तों, एक वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आता है कि नहीं? और मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम एक स्केलर को एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें नया मिलता है, जो रिजल्टेंट मिलता है, दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यूनिट क्या होगा दोस्तों? सीधी सी बात है, मास मीन्स किलोग्राम और वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड, सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एंड थर्ड इज फॉर्मूला, इसका क्या होगा दोस्तों? डायमेंशन फॉर्मूला। अब दोस्तों मास का होता है m और वेलोसिटी का होगा l t-1, सो दैट इज ml t-1। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया था वेक्टर फॉर्म में, कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 किलोग्राम्स। अब उसका वेलोसिटी है दोस्तों 2i कैप और 2j कैप, सॉरी 3i कैप और 2j कैप, है ना, 3i कैप और 2j कैप। समझ में आता है कि नहीं? तो इसका मोमेंटम जो होगा क्या होगा मुझे बताओ? एक्स एक्सिस का मोमेंटम कितना होगा? 3 × 2 तो 6i कैप, और y कैप का दोस्तों जो मोमेंटम होगा दैट विल बी 2 × 2 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जी कैप। क्या बात समझ में आती है? बहुत सिंपल है, हाँ, कुछ भी इसमें नहीं है दोस्तों। एक छोटा सा बिल्कुल हाँ बेसिक उस पर एक क्वेश्चन है। देखो पहले अब इस चीज़ को, सारी चीज़ों को है ना आप नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए, है ना। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी का जो मोमेंटम है उसका एक्स कॉम्पोनेंट इतना है, वाई कॉम्पोनेंट इतना है, एंड फाइंड आउट, गिव द फाइनल मैग्नीट्यूड। अब दोस्तों मोमेंटम यदि आपको दिया जा रहा है 3 cos t i कैप प्लस 3 sin t j कैप, आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यार? सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 3 cos t का होल स्क्वायर प्लस 3 sin t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस 3 स्क्वायर sin स्क्वायर t का होल रूट। समझ में आई बात? 3 स्क्वायर को बाहर ले आओ तो अंडर रूट साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, जिसका मतलब होता है 1, मीन्स आंसर विल बी 3। तो जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है दैट इज 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आता है? बहुत सिंपल है यार, कुछ भी ऐसा ओबड़ खाबड़ नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी सिंपल एंड फाइन। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक वाला है ना। देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v1 मूविंग टुवर्ड्स अ वॉल। भाई साहब बना लीजिए, है ना, मास m, वेलोसिटी v1, और लेट्स से दिस इज अ वॉल मूविंग टुवर्ड्स वॉल। वेरी नाइस। इट कोलाइड्स एंड रिटर्न्स विद वेलोसिटी v2। बहुत बढ़िया। ये क्या करता है? मास जो है v2 वेलोसिटी से रिटर्न आ जाता है कोलाइड करने के बाद में। तो आपसे बोला गया कि फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो पहले मुझे इनिशियल मोमेंटम बताइए वेक्टर के फॉर्म में, है ना। इनिशियल मोमेंटम बताइए, तो ऑब्वियसली एम वी वन, और डायरेक्शन बताइए एक्स आई क्या है? ऑब्वियसली आई कैप। क्लियर है? और जब रिटर्न जाने लग गया तो जो मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है उसका, है ना, पी टू विल बी एम v2, और डायरेक्शन इसका है माइनस आई कैप, है ना। अब हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो वो हम कैसे करें? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्या बात समझ में आता है? सिंपल है ना यार। तो फाइनल मोमेंटम लिखिए यहाँ पर माइनस एम वी टू आई कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम इज प्लस एम वी वन, तो वो माइनस ही हो जाएगा एम वी वन आई कैप। तो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस एम वी वन प्लस वी टू आई कैप। समझना मेरी बात, है ना। यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट जाके टकरा के रिटर्न बैक हो रहे हैं, समझ में आती है, तो जो जाने वाली वेलोसिटी आने वाली वेलोसिटी जुड़ जाती है। आप इस बात को याद करते करते, है ना, याद हो जाता है। तो अब याद रख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं रख रहे हो तो कोई बात नहीं है, याद हो जाएगा आपको समय के साथ में, है ना। तो जब भी जा रहा है टकरा के वापस आ रहा है तो दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। क्लियर है? परफेक्ट। तो दोस्तों मोटा मोटा हमने ये जाना
कि मोमेंटम क्या होता है और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। समझ में आता है कि नहीं यार? अरे हाँ या ना? क्लियर है? अब मेरी बात समझना, अब जब हमें मोमेंटम का नॉलेज हो गया है, नाउ वी आर एलिजिबल टू नो अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानते हो सिंपल क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है, m मास है, v वेलोसिटी है, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा दोस्तों, mv। तो कोई ऑब्जेक्ट यदि किसी मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है और यदि आप उसके मोमेंटम को चेंज करना चाहते हो तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स। अरे हाँ या ना? मोमेंटम को चेंज करने के लिए बेसिकली, अब दोस्तों मोमेंटम में दोस्तों मास भी आ गया कि नहीं आ गया यार, है ना? तो मास इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, है ना? तो फर्स्ट लॉ ने कहा था कि आपको इनर्शिया की प्रॉपर्टी से वो रेजिस्ट करता है, लेकिन आपको चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि दोस्तों मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जिस रेट से आप मोमेंटम चेंज कर रहे हो। नहीं समझ में आया। जैसे लेट्स से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे ये मान लो कि एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। मान लो 2 किलोग्राम का मास है और 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। आपने एकदम से इसको रोक दिया, है ना, वेलोसिटी इसका 0 कर दिया। अरे हाँ या ना? मतलब आपने क्या किया होगा, इसको रोकने के लिए कुछ यहाँ फोर्स लगाया होगा। अरे हाँ या ना? और जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना दोस्तों, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या कहता है कि जिस रेट से आपने इस मोमेंटम को बदला है उसी रेट को दोस्तों हम फोर्स बोलते हैं। मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। समझ में आई बात? अच्छा, अब मोमेंटम किस रेट से हमने चेंज किया ये हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, कि इसको करने में, यहाँ से यहाँ इस सिचुएशन में आने में मान लो 2 सेकंड का समय लगा। कितना समय लगा? 2 सेकंड में। तो बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आता है नहीं? तो मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम जो था इसका वो कितना था, 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम दोस्तों 0 हो गया। अरे हाँ या ना? तो चेंज इन मोमेंटम जो है दोस्तों 0 - 6 हो गया, तो बेसिकली -6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और बताओ कितने टाइम में ये कार्यक्रम हुआ? ऑब्वियसली 2 सेकेंड्स में दोस्तों दिया हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो दोस्तों कितना हो गया, दैट विल बी -6/2, दैट इज -3 न्यूटन। -3 न्यूटन सिर्फ इस फोर्स का डायरेक्शन बताता है कि भाई साहब ये डायरेक्शन उल्टा है। समझ में आता है आपको, है ना? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट था। दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। जिस दर से, जिस रेट से आप यदि इसको चेंज करना चाहते हो, जैसे इसी एग्जांपल को और समझो कि मान लिया जाए कि मैं इसको 2 सेकंड में नहीं 1 सेकंड में ही इसको रोकना चाहता हूं। अभी मैं उसको धीरे धीरे 2 सेकंड तक मैं रोका, लेकिन मैं चाहता हूं 1 सेकंड में रुक जाए। अरे हाँ या ना? तो 1 सेकंड में रोकने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बताओ फोर्स जो है 1 सेकंड में दोस्तों कितना लगेगा बताओ, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम, अब रोकना है तो -6 होना चाहिए और 1 सेकंड में रोकना चाहिए, तो -6 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा यार? पहले -3 लगाना पड़ रहा था 2 सेकंड में रोकने में, अब उसको 1 सेकंड में रोकने में -6 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। जितनी तेजी से आप उसको रोकना चाहते हो उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल समझो, उसका बहुत प्यारा सा उदाहरण है दोस्तों। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में जो बॉलर होता है दोस्तों, है ना, वो क्या करता है पता है? यार आपने क्रिकेट खेला भी होगा, तो जब कैच पकड़ते हैं हम तो बॉल ऊपर से आ रहा होता है, तो ऑब्वियसली बॉल का मास भी है, उसका वेलोसिटी भी है, इट मीन्स उसके पास मोमेंटम भी है। अब बॉल को रोकना है मीन्स उसके मोमेंटम को चेंज करना है, और मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। अरे हाँ या ना? तो फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं? हाथ से। अरे समझते हो कि नहीं? अब मान लो कैच पकड़ने के बाद एकदम से मैं हाथ ऐसे रिजिट करके खड़ा हो गया, बॉल आया और भड़ाक से हाथ पे लगा, रुक जाएगा, बट आपके हाथ की कंडीशन क्या होगी वो आपको नहीं पता। अरे कई बार हाथ टूट जाते हैं ऐसे। तो समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि हमने झटके से बॉल को रोक लिया, है ना? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब पूरा का पूरा मोमेंटम बहुत कम समय में चेंज हो गया। अभी क्या करते भाई, अभी ऐसा मान लो कि बॉल को ऐसा पकड़ के थोड़ा पीछे तक ले जाते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, कैच पकड़ते समय वो क्या करते हैं, बॉल आया हाथ पे तो वो पीछे 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 ऐसे ले जाते हैं। तो क्या करते हैं कि उस मोमेंटम को चेंज होने में लगने वाले समय को बढ़ाया जाता है। मतलब हम मोमेंटम जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको कम करते हैं। दैट मीन्स हमको हाथ से कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना हम उसको दूर तक ले जाएंगे उतना कम फोर्स हमको उस बॉल को रोकने में लगाना पड़ेगा। समझ में आता है कि नहीं है?
दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि जितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा दैट फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, जिस रेट से आप मोमेंटम चेंज करने वाले हो उसी रेट से उस फोर्स को लगना पड़ेगा। समझ में आता है कि नहीं यार? अरे हाँ यार ना, परफेक्ट। तो दोस्तों ये वाली बात हो गई। एक अब मेरी बात समझना है ना फ्रेंड्स, अब मेरी बात यहाँ पर आप समझना। बेसिकली हमें फोर्स का समझ में आया dp/dt, है ना। मुझे बताओ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी बाय dt, है ना। ये हुआ कि नहीं हुआ, dmv/dt। अब मुझे बताओ दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा। मास कांस्टेंट रहेगा मतलब कैसे, मतलब ध्यान से सुनना दोस्तों। एक बॉल है, उसका मास कांस्टेंट है, आप उसको कैच पकड़ रहे हो तो आप क्या चेंज कर रहे हो, आप उसका मास चेंज नहीं कर रहे हो, बॉल का मास तो उतना रहेगा। यू आर चेंजिंग मोमेंटम बाय रिड्यूसिंग इट्स वेलोसिटी, है ना। आप धीरे धीरे उसको रोक रहे हो तो उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, मीन्स मास कांस्टेंट है। अरे हाँ या ना। तो यहाँ जो पहला केस हम दोस्तों यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, दैट केस इज व्हेन मास इज कांस्टेंट। क्या है दोस्तों, जब मास क्या है, कांस्टेंट है। और बताओ मेरे को, फोर्स इज इक्वल टू dmv/dt, मास कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से भी, तो F इज इक्वल टू m dv/dt। समझ में आता है बात? तो दोस्तों ये आ गया आपके पास फॉर्मूला फोर्स का। अब ध्यान से देखना, है ना दोस्तों। dv/dt मतलब क्या होता है, dv/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक्सेलरेशन है। तो फोर्स इज इक्वल टू बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, आप कितनी बार आप यूज कर चुके हो आज तक। तो आपको समझ में आया कि F फोर्स इज इक्वल टू एम ए कैसे आया दोस्तों। ये फोर्स इज इक्वल टू एम ए तब होता है जब बॉडी का मास कांस्टेंट हो, है ना, और बॉडी का सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रहा हो। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू dv/dt, मतलब ये वही है इन शॉर्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में आई बात? मास इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब मास कांस्टेंट हो। समझ में आई बात? मतलब फोर्स, एक बॉडी पे जो फोर्स लगने वाला है, और दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और एम ए इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बात क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट, फाइन, वेरी नाइस। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है when velocity is equal to constant and mass is not is equal to constant। सर ये कब हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि बॉडी का मास चेंज हो रहा हो? यार बिल्कुल पॉसिबल है। इमेजिन करो, कभी आपने पाइप से गार्डन में पानी डाला है, या तो फिर खेत में वो जो पानी निकलता है मोटर से, आपने कभी उस पाइप को पकड़ा है? अरे जब फोर्सफुली जब पानी निकलता है ना, तो उसमें से एक पीछे की तरफ आपको फोर्स फील होता है। समझ में आई बात? याद करो वो पाइप वाली कहानी, है ना। मतलब ये दोस्तों पाइप है ना, और इसमें से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इस पाइप को दोस्तों उसके ऑपोजिट फोर्स फील होगा। इसका एक और उदाहरण है दोस्तों, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? वो एग्जाम्पल है रॉकेट प्रोपल्जन। मुझे बताओ, रॉकेट जो रहता है ना, मैं अभी इसको आपको डिटेल में बताऊंगा, जस्ट अभी मैं यूं ही बता रहा हूँ। रॉकेट के पीछे से बहुत सारा मास जो है, या मतलब ऐसा कहूँ मैं, गैस जो है, क्या वो प्रोपेल होता है पीछे से? अरे मतलब गैस बाहर निकलता है, और उसकी वजह से दोस्तों रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। अरे हाँ या ना। तो इस सिचुएशन में दोस्तों, जिस वेलोसिटी से गैस बाहर आ रही है, दैट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बट इसमें फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि इसका मास चेंज हो रहा है। समझ में आता है कि नहीं, है ना। इसका मास बहुत सारा, किसी रेट से मास बाहर निकल रहा है। अरे हाँ या ना। मैथमेटिकली समझते हैं, हमें ये बात तो पता है, फोर्स इज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू dmv/dt होता है। अब चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो F इज इक्वल टू v बाहर आ जाएगा, dm/dt। समझ में आई बात? ये क्या है, dm/dt, और ये फॉर्मूला जैसा है वैसा ही है ना, जैसा आपको दिख रहा है दोस्तों वैसा ही है। समझ में आई बात? dm/dt। और यहाँ पर जो दोस्तों dm/dt है, ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? रेट ऑफ
चेंज ऑफ मास क्या है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, है ना, कि किस रेट से मास चेंज हो रहे हैं। समझ में आता है कि नहीं, वेरी नाइस। अब दोस्तों ऐसा भी तो किसी सिचुएशन में हो सकता है कि भाई दोनों कांस्टेंट ना हो, है ना भाई, व्हेन m and v both are not constant। अब क्या, तो दोस्तों उसका भी हमारे पास तरीका, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है ना, हमें पता है f इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एम वी डॉट डी टी है। दोनों ही जब वेरिएबल हैं तो उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, m डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, है ना। हालांकि लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, नीट के लेवल में आपसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। इस पर बेस्ड दोस्तों, ये तो पूरा पहला वाला केस जब मास कांस्टेंट होता है, ये तो दोस्तों ऐसा है कि पूरा जीवन हम पढ़ते आए हैं, आज तक पढ़ते आए हैं और आगे भी यही पढ़ेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे आया कि इस किसी बॉडी का मास यदि कांस्टेंट हो, है ना, तो जो एक्सेलरेट जो फोर्स होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा m dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी का मतलब एक्सेलरेशन होता है, मीन्स फोर्स इज इक्वल टू ma। ये कब, जब एक बॉडी का मास कांस्टेंट हो, ठीक है। और दूसरा रॉकेट प्रोपल्जन या तो फिर पाइप से पानी का प्रोपल्जन, ये सारे एग्जांपल्स भी हमको क्वेश्चंस के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो उसमें दोस्तों हमें क्या अप्लाई करना होगा, फोर्स इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, ये भी, और इसमें डी एम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। और तीसरा सिचुएशन जब दोनों ही कांस्टेंट ना हो, दोनों ही वेरिएबल्स हों। समझ में आता है क्या यार, अरे यार सर ये तो हमने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं था, है ना। बिल्कुल दोस्तों, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको सिर्फ डायरेक्टली फोर्स इज इक्वल टू एम, एफ इज इक्वल टू एम ए ये रटवा दिया जाता है और इससे खेल खत्म करने की कोशिश कर दी जाती है, बट ऐसा नहीं है। समझ में आता है कि नहीं यार, अरे यार आर यू क्लियर, वेरी नाइस। देखो एग्जाम्पल बढ़िया, मतलब मैं अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, एक नहीं। तो यहाँ पर एक छोटा सा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो 2 किलोग्राम्स का, इसका एक्सेलरेशन यदि मान लो 3 मीटर पर सेकेंड है, तो दोस्तों कितना फोर्स इसमें लग रहा होगा, m इंटू ए। इसको इस डायरेक्शन पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, मास मीन्स 2 किलोग्राम्स एंड एक्सेलरेशन मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट मीन्स 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आता है क्या। अब दोस्तों यहाँ हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि फोर्स का यूनिट क्या होगा। अच्छा, सबसे पहला तो किस टाइप का क्वांटिटी, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया वेक्टर ही मिलने वाला है। क्या बात समझ में आता है, वेरी नाइस। फिर दूसरा जो उसका यूनिट है फ्रेंड्स, है ना, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑब्वियसली मास का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर दोस्तों डायमेंशन क्या होगा, है ना दोस्तों, उसका जो डायमेंशन है उसका डायमेंशन क्या होगा, किलोग्राम का m, मीटर का l, t माइनस 2। दोस्तों ये अपन को फोर्स के बारे में हमको पहली जानकारी मिल गई। तो दोस्तों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और कह लो बाय न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन का जो स्टेटमेंट था वो था अबाउट फोर्स, कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो कितना फोर्स हमको चाहिए यदि मास कांस्टेंट है बॉडी का और वो सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मींस एक्सेलरेट कर रहा है, तो कितना फोर्स चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। और यदि मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कितना फोर्स चाहिए, वी डी एम बाई डी टी। समझ में आता है कि नहीं, बहुत बढ़िया, है ना। अब दोस्तों इन तीनों एग्जाम्पल्स में से मैंने आपको कहा कि शुरुआत के दो जो हैं, जिसमें एक में मास कांस्टेंट है, दूसरा जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये केसेस दोस्तों फॉर श्योर आपको क्वेश्चंस में, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। क्लियर है। और जो थर्ड वाला केस है आपको उसके क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, तो हम मतलब एक के बाद एक सबसे पहले पहला वाला केस ले लेंगे, फिर दूसरा वाला, थर्ड वाले का देख लेंगे, क्वेश्चन एक आध मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देख लेंगे, है ना। आ जाओ सबसे पहले हम इस फर्स्ट केस पर आते हैं, है ना। केस 1, व्हेन मास m इज कांस्टेंट, है ना, व्हेन मास m इज कांस्टेंट, जब मास अपना कांस्टेंट हो तो तब क्या सिचुएशन होने वाला है। आओ दोस्तों एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई m मास है, v1 से जा रहा है
और ऐसा जो है दीवार से टकरा के वापस जो है V2 से वापस आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों मान लो कि टकराने में कुछ समय तो लगा होगा, अरे हाँ या ना। तो ये जो टकरा के जो रिटर्न जाने वाला, मान लो इसमें टोटल 30 सेकेंड्स का समय लगता है। कितना सेकंड समय लगा दोस्तों? 30 सेकेंड्स का, समझ रहे हो आप? तो उससे क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमको निकालना है फोर्स। तो फोर्स मीन्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। बात समझ में आता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमें यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम निकालना पड़ेगा और फाइनल मोमेंटम निकालना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं इसको ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ आई कैप, और यहाँ पर आएगा mv2 माइनस आई कैप, और जब इसको हम करेंगे माइनस mv1 प्लस v2 बाय टाइम कितना लगेगा? t। तो दोस्तों इतना फोर्स यहाँ पर इसको लगाना पड़ेगा। समझ में आती है बात? अच्छा, अब मेरी बात समझना, कभी जो कोलिजन है ना, इस वॉल और इस मास के बीच में, यदि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब शायद आप अभी ना समझ पाओ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो जिस वेलोसिटी से टकराया उसी वेलोसिटी से वापस भी आ जाता है दोस्तों, है ना। जिस वेलोसिटी से टकराया उसी से वापस आ जाता है। समझ में आती है क्या आपको बात, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ v1 और v2 सेम है, और v1 और v2 सेम होते हैं तो यहाँ पर 2mv/t हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? फोर्स जो है वो कितना हो जाता है? 2mv/t। ऐसा कब हो जाता है? व्हेन v1 इज इक्वल टू v2, मतलब परफेक्टली इलास्टिक टाइप ऑफ कोलिजन हैपेंस। समझ में आता है क्या यार? परफेक्ट। दोस्तों अब आओ सेकेंड एग्जांपल आपको देते हैं, है ना। मान लो इस टाइप का एक सरफेस है ना, और h हाइट से m मास की ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे गिराया। तो बताओ नीचे आके किस वेलोसिटी से टकराएगा? बताओ यहाँ पर फटाफट, है ना। यहाँ से h हाइट से नीचे गिराए तो नीचे किस वेलोसिटी से आके टकराएगा? फटाफट बताने का, है ना। बताओ क्या फॉर्मूला आपको याद है? v1 में √2gh, है ना। h हाइट से टकराया था 2vh, है ना। टकरा के m मास वापस ऊपर जाएगा, और मान लो ऊपर जाके सेम उसी हाइट h हाइट पे पहुंच जाता है। समझ में आई बात? तो मुझे बताओ किस वेलोसिटी से टकरा के रिबाउंड हुआ? √2gh मीन्स v1 से आया, v2 से टकरा के चले गया मीन्स, और इसको होने में मान लो t सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पर वापस दोस्तों फोर्स जो होगा दैट विल बी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आता है क्या दोस्तों? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अब मोमेंटम का चेंज कितना हुआ दोस्तों? यार ये इनिशियल मोमेंटम इधर पे से निकाल लो, फाइनल मोमेंटम इधर पे से निकाल लो। तो जब आप वेक्टर उसके हिसाब से करोगे तो आपको मिलेगा उतना ही, है ना। कितना मिलेगा? m, है ना। कितना मिलेगा दोस्तों? रुको इसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से कि ये कैसे आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बताओ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है? तो मास m इंटू वी कितना है? √2gh, है ना। आई कैप जे कैप माइनस जे कैप नीचे की तरफ है कि नहीं। फिर बताओ यहाँ मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम ऊपर जाते समय वो कितना हुआ? वो है m√2g, और यहाँ पर वापस से h। समझ में आता है कि नहीं? इस बार जे कैप आ जाएगा, अरे हाँ या ना। चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो यहाँ पर आ जाएगा m√2gh, है ना, माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस m√2gh है, बाय कितना टाइम लगा? t टाइम। तो यहाँ पर 2m√2gh बाय t हो गया। समझ में आई बात? ये कब की कंडीशन है दोस्तों? जब यार जिस हाइट से वो नीचे आया उसी हाइट ऊपर तक पहुंचता है, तो मीन्स जिस वेलोसिटी से टकराया होगा उसी वेलोसिटी से रिबाउंड भी हुआ होगा। समझ में आता है कि नहीं? इसीलिए दोस्तों यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम क्या है? सेम, है ना। मैंने चेंज इन मोमेंटम 2 हो गया, डबल हो गया। मैंने कहा टकरा के जा रहा है तो वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, अरे हाँ या ना। अब वेलोसिटी इक्वल है तो ऐड होके डबल हो जाएगा, अरे हाँ या ना। वेरी नाइस दोस्तों। अब दोस्तों सेम ऐसा एग्जाम्पल ले लो कि मान लो कि मास है और यहाँ पर h1 हाइट से टकराया है, तो v1 वेलोसिटी √2gh1 होगा, और वही मास दोस्तों यहाँ पर किसी दूसरे हाइट h2 तक जाता है, तो सेकेंड वेलोसिटी √2gh2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा यार? समझ में आती है बात? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा मुझे बताओ? p1 का जो वेक्टर है दैट विल बी -m, है ना। माइनस पहले नहीं लगाते, m,
और इंटू वी मीन्स 2gh1 और डायरेक्शन क्या है दोस्तों माइनस जे कैप। P2 वेक्टर ऊपर इसका जो P2 है दैट विल बी व्हाट m अंडर रूट 2gh2 और वो है जे कैप ऊपर की तरफ। तो फोर्स कितना होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। दोस्तों हर बार फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लगता है। आप देख रहे हो ना यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पर यार एक्सेलरेशन ही एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन ही हम निकाल रहे हैं, मास इसमें से कॉमन निकाल लो तो ये एक्सेलरेशन ही आ जाएगा, है ना। तो बात वही है बट थोड़ा सॉल्व करने का तरीका अलग है ना। हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा m अंडर रूट 2gh1 प्लस अंडर रूट 2gh2 बाय टी। समझ पा रहे हो आप, सिंपल है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। चलो अब दोस्तों एक बढ़िया सा एक एग्जाम्पल और देते हैं, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। एक बॉल है दोस्तों, ध्यान देना प्लीज़। हाँ, एक बॉल है जो इससे किसी एंगल पर v वेलोसिटी से कोलाइड करता है थीटा एंगल से, और सेम उसी एंगल से जो है और सेम उसी वेलोसिटी से दोस्तों वो रिफ्लेक्ट बैक होके चला जाता है। समझ में आता है क्या आपको, v से टकराया, v से रिफ्लेक्ट होके चला गया। ऑब्वियसली यहाँ पर किस टाइप का कोलिजन हुआ होगा दोस्तों, इलास्टिक टाइप ऑफ कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक टाइप ऑफ कोलिजन। तभी जिस वेलोसिटी से आया है टकरा के उसी वेलोसिटी से गया होगा, अदरवाइज नहीं जाता कभी भी। समझ में आता है क्या। और मान लो ये कार्यक्रम t सेकंड्स के लिए हुआ, कितने सेकंड्स के लिए हुआ दोस्तों, ये कार्यक्रम t सेकंड्स के लिए हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को मोमेंटम कैलकुलेट करना है बिफोर कोलिजन और यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है आफ्टर कोलिजन। तो पहले इसके लिए वेलोसिटी का मैं टुकड़े कर लेता हूँ। देखो एक तो ये कॉम्पोनेंट, एक तो ये कॉम्पोनेंट, अरे हाँ या ना, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो बताइए वेलोसिटी का ये वाला कॉम्पोनेंट v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। तो यदि मैं इस ऑब्जेक्ट का v1 कैलकुलेट करूं, v1 वेक्टर, तो दैट विल बी v cos थीटा आई कैप और ये माइनस जे कैप है v sin थीटा माइनस v sin थीटा जे कैप, मीन्स नीचे की तरफ है। अरे हाँ या ना। जब टकरा के वापस जा रहा है दोस्तों, समझ में आती है क्या यह, जब ये टकरा के वापस जा रहा है तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल सेम होगा, है ना। तो v का ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और ये है v sin थीटा। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर दोस्तों v2 टकराने के बाद जो वेलोसिटी को मैं वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूँ यार, कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसके कंपोनेंट करके वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूँ। तो v2 कितना आ जाएगा दोस्तों, v cos थीटा आई कैप माइन, और ये वाला जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, रुको रुको रुको, हाँ, जो ये वाला x कंपोनेंट है दोस्तों रिवर्स हो गया, तो ये माइनस v cos थीटा आई कैप और जे कैप वाला वैसा का वैसा ही है v sin थीटा जे कैप, मतलब माइनस जे कैप नीचे की तरफ ही है। तो अब मोमेंटम निकालिए, पहले वाले का मोमेंटम निकालोगे तो मास इंटू वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप, और सेकेंड वाले का मोमेंटम निकालोगे तो m कितना आ जाएगा, माइनस वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप। समझ में आता है क्या, अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर हमको फोर्स कैलकुलेट करना है जो कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो फटाफट यहाँ पर जो मोमेंटम आपने रखा P2 माइनस P1 रख दीजिए, मास कॉमन आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है बेसिकली। तो आप देखोगे माइनस वी कॉस थीटा आई कैप और ये माइनस वी कॉस थीटा आई कैप आ जाएगा। फिर दोस्तों माइनस वी साइन थीटा जे कैप और ये माइनस, अब चूंकि इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो ऊपर वाला जो माइनस वी साइन थीटा है वो प्लस वी साइन थीटा जे कैप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखोगे ये माइनस प्लस कट जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों ये डबल हो जाएगा, है ना। अपॉन टाइम ना भूलो, है ना, अपॉन कितने टाइम में ये टकराव हुआ है ना, कितने टाइम में ये मोमेंटम का चेंज हुआ है ना। तो आप इसको देखोगे तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू m, और यहाँ पर माइनस वी साइन थीटा माइनस, तो माइनस सामने 2v cos थीटा आई कैप बाय टी। अरे यार यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, उस चीज़ को समझना ज़रा। यहाँ पर ये 2v cos थीटा है, v cos थीटा क्या था मुझे बताओ यार। v cos थीटा
क्या एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। आप एक चीज देखो, जब ये वॉल से टकरा के रिबाउंड हुआ तो कौन सा वेलोसिटी चेंज हुआ, एक्स एक्सिस वाला पहले माइनस आई कैप सॉरी प्लस आई कैप था, बाद में ये माइनस हो गया, ध्यान से देख रहे हो। और दूसरा जो दोस्तों वाई एक्सिस वाला जो वेलोसिटी था वो पहले भी मतलब माइनस वी साइन थीटा जे कैप माइनस जे कैप था और बाद में भी, मतलब दोस्तों जो वी साइन थीटा कॉम्पोनेंट है वो चेंज ही नहीं हुआ, वाई एक्सिस वाला वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ दीवार से टकराने के बाद उस ऑब्जेक्ट का जो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी है वो कंप्लीटली चेंज हो गया। पहले एक्स की तरफ था, फिर रिवर्स होकर माइनस एक्स हो गया। मींस मोमेंटम चेंज करने में यदि किसी कंपोनेंट का हाथ है तो वो सिर्फ आई कैप एक्स एक्सिस वाले का हाथ है। समझ में आता है कि नहीं आपको? परफेक्ट दोस्तों, यही लोचा है यहाँ पर। आप देखो कि यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम इज कंप्लीटली डन बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो यहाँ पर बेसिकली मास है, आप इसको देखो, मास डी वी बाय डेल्टा टी है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है दोस्तों, अब जिस वेलोसिटी से टकराया उसी वेलोसिटी से आ गया है ना, तो क्या डबल हो जाता है, तो 2v cos थीटा आई कैप बाई टी, तो m डेल्टा v बाई डेल्टा टी, ये देखो अपने को फोर्स मिल गया। मतलब कभी भी ऐसा टकराए ना तो y वाली वेलोसिटी को कंसीडर ही मत करना, सिर्फ किसको कंसीडर करना है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर हमको x एक्सिस का वेलोसिटी जो कि टकरा के और रिवर्स हो गया। समझ में आता है कि नहीं? सेम वेलोसिटी है और उसमें भी, तो भाई इलास्टिक कोलिजन है और उसमें भाई जब हम चेंज निकालेंगे तो वो डबल हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं? बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी बात है, एज वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज सेम देयरफॉर डेल्टा पी इज, जो चेंज इन मोमेंटम है दोस्तों वो कितना है, सिर्फ मतलब m 2v cos थीटा। समझ में आई बात? सिर्फ cos थीटा वाला कंपोनेंट चेंज हुआ है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, इसको देख लेते हैं, है ना? एक क्वेश्चन है, इसको देखो। अब बॉल ऑफ मास 0.4 kg, पहले इसको आपको सॉल्व करना है यार, हमेशा की तरह, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 5 meters ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस आफ्टर रिमेनिंग इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस फॉर 1 millisecond, it bounces back up to 1.8 meter, find out the average velocity by surface on the ball, है ना? ध्यान देना भाई, क्या होता है, ये सरफेस है, एक बॉल को, है ना, किस हाइट से दोस्तों, ये है 5 मीटर की हाइट से हम नीचे ड्रॉप करते हैं, तो किसी वेलोसिटी v1 से टकराएगा, कितना टकराएगा, √2 इंटू जी इंटू एच, इस वेलोसिटी से टकराया, और रिबाउंड होके दोस्तों किस हाइट तक पहुंचता है दोस्तों, 1.8 मीटर्स, तो किस वेलोसिटी से रिबाउंड हुआ होगा, √2 इंटू जी इंटू एच। समझ में आता है कि नहीं यार? अरे हाँ या ना? तो मुझे बताओ कि यहाँ पर फोर्स निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम मीन्स मास, और इसको सॉल्व कर लो यार, वेलोसिटी कैलकुलेट ही कर लो ना, 10 10 100, तो ये 10 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? अरे हाँ या ना? माइनस जे कैप, है ना, यदि मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, और v2 जो है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड जे कैप। समझ में आता है आपको? अरे हाँ या ना बोलिए प्लीज़। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों क्या करना है यहाँ पर, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी जो कि है 6 माइनस, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि है माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 10, है ना, बाय जो टाइम लगा 1 मिलीसेकंड मीन्स 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, मास यहाँ पर रखिए ज़रा 0.4 kgs, और यहाँ पर आ जाएगा 16 बाय 10 टू द पावर -3, है ना, तो यहाँ पर जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन फोर्स। इतना फोर्स जो है दोस्तों, ध्यान से सुनना, इतना फोर्स जो है दोस्तों इस बॉल को इस डायरेक्शन में लगा होगा, पहले नीचे जा रहा था तो उसका मोमेंटम चेंज करके बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, तो सरफेस ने बॉल पे फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया। क्या बात समझ पा रहे हो आप? परफेक्ट, है ना? तो देखो ये सिंपल सी बातें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर व्हेन ग्राफ इज गिवन करके एक पॉइंट दे रखा है कि भाई साहब कभी कभी ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यार, तो तब के लिए आपको बिल्कुल मस्त तरीके से रेडी रहना है यार, है ना? तो आओ, जब ग्राफ गिवन हो तब हमें क्या करना है, इस सिचुएशन का भी हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। देखो यार, हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी।
अरे हाँ या ना बोलना प्लीज़। अब मेरी बात समझना कि मान लीजिए कि आपको ऐसा ग्राफ गिवन हो, किस किस के बीच का दोस्तों, P वर्सेस T। समझ में आई बात? मान लीजिए P वर्सेस T का ऐसा ग्राफ दिया हुआ हो, तो फॉर एनी टाइम T1 देयर मस्ट बी सम वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन द बॉडी इफ मोमेंटम इज चेंजिंग। अरे समझ में आता है कि नहीं यार, है ना? फिर उसके बाद T2 टाइम के लिए, है ना, यहाँ पर दोस्तों मोमेंटम हो जाएगा P2। समझ में आता है कि नहीं यार? अरे हाँ या ना? समझ में आता है। तो दोस्तों फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम मीन्स P2 बाय P1 अपॉन T2 बाय T1। ये दोस्तों एवरेज फोर्स के लिए फॉर्मूला है। समझ में आई बात, जो हम करते आए हैं। लेकिन मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मान लीजिए हमें इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चाहिए कितना फोर्स है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर समय का छोटा सा टुकड़ा dt, और उसके करस्पॉन्डिंग दोस्तों हमको यहाँ पर छोटा सा चेंज ऑफ मोमेंटम लेना पड़ेगा। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस जो फोर्स मिलता है दैट विल बी dp बाय dt। क्या आप इस बात को समझते हैं? dp बाय dt। समझ में आई बात? और यदि आपको पता हो तो जो इंस्टेंटेनियस फोर्स है dp बाय dt, तो dp बाय dt का क्या मतलब है दोस्तों? dp बाय dt का मतलब है, ये है, इसका मतलब होता है स्लोप। क्या मतलब होता है दोस्तों? स्लोप। आपने बेसिक मैथ्स यदि पढ़ा है, बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब दोस्तों ग्राफ में क्या होता है? स्लोप। समझ में आता है क्या? तो दोस्तों ये है दोस्तों ग्राफ के फॉर्म में। कभी आपको ग्राफ में दिया जाए, आपको मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दिया गया है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? मोमेंटम और टाइम के ग्राफ में आपको जब आप स्लोप फाइंड आउट करोगे, तो वो जो स्लोप होगा दोस्तों वो हमको फोर्स के बारे में बताएगा। क्लियर है? वहीं थोड़ा सा उल्टा ले लिया जाए, आओ, जैसे F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी है, टाइम को उधर ले लिया जाए, तो मुझे बताओ डी पी इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इसका मतलब ध्यान से देखना बच्चों, कभी F और टाइम, फोर्स और टाइम आपको दिया हुआ हो, है ना, फोर्स और टाइम आपको दिया हुआ हो, तो यहाँ T1 से लेकर के T2 तक की यदि मैं बात करूँ, तो जब मैं फोर्स को T1 से T2 तक यदि मैं मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों? मुझे मिलेगा dp मीन्स चेंज इन मोमेंटम। क्या मिलेगा दोस्तों? चेंज इन मोमेंटम। तो दैट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज चेंज इन मोमेंटम। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? T1 से लेके T2 तक का चेंज इन मोमेंटम। अरे हाँ या ना? ये बेसिक जो ग्राफ और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस के क्या रिलेशंस होते हैं दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, है ना। यहाँ जस्ट मैं आपको सिर्फ याद करा रहा हूँ कि हमारे इस छोटे से चैप्टर के, एक छोटे से टॉपिक के, एक छोटे से पॉइंट पर वो कैसे काम आता है। क्लियर है? dp बाई dt तो फोर्स आता है, मीन्स मोमेंटम और टाइम कर्व का जो अपने को स्लोप मिलता है दैट रिप्रेजेंट द फोर्स, और फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमको बताता है चेंज इन मोमेंटम। दोस्तों हम इस टॉपिक पे फिर से वापस आएंगे, ये चेंज इन मोमेंटम वाला। दिस इज नथिंग बट इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस भी कराऊंगा। फॉर नाउ ये आपको समझ में आ गया कि भाई बेसिक क्या है। अब आओ फटाफट से कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस किए जाएं। जब तक क्वेश्चंस ना करो तब तक मज़ा कहाँ आता है यार। तो आ जाओ फटाफट इस क्वेश्चंस को समझते हैं। अ बॉल is projected with velocity u at an angle theta, okay, from the ground. Calculate change in the momentum when it hits the ground again. अरे यार ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात कर रहा, आप पहले सॉल्व करोगे। समझ में आता है क्या? वेरी नाइस भाई साहब। मैंने क्या किया, m मास है, थीटा एंगल से u वेलोसिटी से फेंका और यूं जाके प्रोजेक्ट होके नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद जिस वेलोसिटी से फेंका है उसी वेलोसिटी से यार वो हॉरिजॉन्टल से सेम वेलोसिटी पर रहता है ना। इसका एक कंपोनेंट ऐसा रहता है, एक कंपोनेंट ऐसा रहता है, एक कंपोनेंट ऐसा रहता है, एक कंपोनेंट ऐसा रहता है। आप यदि देखो तो मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, और यदि आपको नहीं आता है तो आप काइनेमेटिक्स जाके एक बार देख लीजिए। ये होता है u cos थीटा कंपोनेंट, ये होता है u sin थीटा कंपोनेंट, ये वापस से u cos थीटा कंपोनेंट होगा और u sin थीटा कंपोनेंट है। आप यदि दोस्तों उसको ध्यान से देखोगे तो आप ये एनालाइज कर पाओगे कि इस कंडीशन में जो वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है दोस्तों, उसका x कंपोनेंट जो है u cos थीटा वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। वो पहले भी u cos थीटा आई कैप था, बाद में भी u cos थीटा आई कैप है। चेंज हो रहा है सिर्फ एक चीज़ और वो है u sin थीटा।
पहले ऊपर था फिर नीचे हो गया। समझ में आई बात? तो यहाँ मैं यदि बोलूँ तो जो चेंज इन दोस्तों मतलब चेंज इन मोमेंटम अपने को फाइंड आउट करना है, तो इनिशियल मोमेंटम और ये है दोस्तों फाइनल मोमेंटम, है ना। इनिशियल मोमेंटम की मैं बात करूँ तो वेक्टर के फॉर्म में यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, और फाइनल की मैं बात करूं तो यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। समझ में आई बात? और दोनों को यदि हम माइनस करेंगे तो देखो आई कैप दोनों मतलब ये वाला तो दोनों सेम है, ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं है? मतलब ये कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस टू यू साइन थीटा, है ना। और ये तो सिर्फ वेलोसिटी था, इनटू मास करेंगे, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी है तो ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं यार? अरे हाँ या ना? मतलब इसमें मास का मल्टीप्लाई भी करोगे तब ये मोमेंटम बनेगा। अभी सिर्फ मैंने वेलोसिटी मतलब वेलोसिटीज लिखे थे, मास मल्टीप्लाई करोगे तब वो मोमेंटम बनेगा, और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम से आपको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? परफेक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से देखना है ना। अब अगला क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं फटाफट से, है ना। आ जाओ, देखो कितना सिंपल सा सवाल है। क्या बोल रहा है? P मोमेंटम इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 2t प्लस 3 आई कैप प्लस टी क्यू प्लस 3t। फाइंड आउट फोर्स ऑन द बॉडी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, है ना। आपको 2 सेकेंड पे इस पे फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? dp बाई dt होता है कि नहीं? अरे डेल्टा p बाई डेल्टा t एक ही बात है, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है। मुझे बताओ 2t प्लस 3 आई कैप बाई dt प्लस जो है डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3 क्यूब प्लस 3t जे कैप बाई डी टी। अलग अलग आई कैप का अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जे कैप का अलग करेंगे, तो हमको फोर्स मिल जाएगा। इसको यहाँ पर आप रखो तो सिर्फ यहाँ बचता है 2 आई कैप प्लस यहाँ आप क्या बचेगा 3t स्क्वायर प्लस 3, है ना, जे कैप। ये आपको फोर्स मिल जाता है फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पुट कर दीजिए तो आपको जो है फोर्स यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 आई कैप प्लस यहाँ पर t की जगह आप रख दीजिए 2, यहाँ मिल जाएगा 12 प्लस 3 तो ये हो जाएगा जे कैप 15। तो फोर्स जो है आपका मिल जाएगा 2 आई कैप प्लस 15 जी कैप न्यूटन्स। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? कितना सिंपल है यार भाई, डिफ्रेंशिएट कर दिया सिंपल से। हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी था तो खेल ही खत्म हो गया है। बात समझ में आता है? परफेक्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल टाइप के सवाल मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। आप देखो खुद से करके देखना है, बिल्कुल एक ही बार में आ जाना चाहिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब आओ देखो, इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इट प्रोड्यूस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन एंड 6 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट देन एक्सेलरेशन इज। भाई पहले ये मान लो m मास है, इस पे मैंने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन आ रहा है 4। अब मास कांस्टेंट है ना इस केस में, तो मैं सीधे F इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ 4। तो यहाँ मेरे को m1 मिलता है F बाय 4। दूसरे केस में m2 मास था, इस पे फोर्स लगाया F, तो इसका एक्सेलरेशन दोस्तों जो है हमको मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो m2 आ जाएगा दोस्तों दैट विल बी फोर्स F इज इक्वल टू m2 इंटू 6। तो यहाँ पर हमको m2 मिल जाएगा F बाय 6, है ना। हमसे दोनों बॉडी का हमको क्या मिल गया F के टर्म्स में, उसका मास मिल गया। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ध्यान से देखना, m1 m2, है ना। दोनों के कॉम्बिनेशन पे मैं सेम फोर्स लगाऊंगा तो बताओ एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना आएगा। अरे मान लो कि एक्सेलरेशन दोस्तों, मान लो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन a आ रहा है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? बात नहीं आया? तो यहाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास m1 प्लस m2 आ जाएगा। और मुझे बताओ F अपॉन मास m1 कितना था F बाय 4, m2 कितना है F बाय 6। समझ में आती है क्या? F से F ये कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 4 अपॉन 24, तो 24 ऊपर आ गया। इसको सॉल्व करने पर तो ये हो जाता है दोस्तों 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना।
तो दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है। पहले एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने एक फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन आता है 4 का, तो हमने उससे पहले वाले का मास फाइंड आउट कर लिया। दूसरे वाले के लिए दिया है एक्सेलरेशन 6 आता है, तो हमने उसका मास फाइंड आउट कर लिया। तो जब उन दोनों के कॉम्बिनेशन पे फोर्स लगाया तो दोस्तों हमने फिर वापस से वही फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। कितने सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट हाँ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करेंगे, ठीक है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये इंप्रूव करने वाले हैं, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों देखिए अगला सवाल, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू रेस्ट, वेलोसिटी 0 हो जाता है 4 सेकेंड में, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, फाइंड आउट फोर्स टू मेंटेन द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक मास है 2 kg, है ना, एक बॉडी है 2 kg का, वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी दूर बाद जाके इस 2 kg मास का जो वेलोसिटी है दोस्तों वो 0 हो जाता है। अरे हाँ या ना, मुझे बताओ कि यहाँ पर कुछ तो फोर्स लगा होगा। अरे हाँ या ना यार, इस डायरेक्शन में आपको नहीं लगता एक फोर्स लगा होगा, है ना। क्यों फोर्स लगा होगा? क्योंकि इसका मोमेंटम चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है बताओ मेरे को कि यार फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो कितना मोमेंटम का चेंज हुआ? पहले मोमेंटम था 16, अरे यार मास 8 × 2 और बाद में मोमेंटम 0 हो गया, तो चेंज ही 16 का हुआ है। कितने टाइम में हुआ है दोस्तों? 4 सेकेंड में हुआ है। तो 4 न्यूटन का फोर्स इसमें लगा होगा, है ना, तब जाके इसका मोमेंटम जो है वो चेंज होकर 0 हो गया। अब यदि आप ऐसा चाहते हो कि इसका वेलोसिटी 8 बरकरार रहे, तो जितना फोर्स पहले लग रहा था उसके ऑपोजिट आपको उतना ही, मतलब 4 न्यूटन का एक ऑपोजिट फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। तो वही आपसे सवाल में पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट रुक जाता है, मतलब एक फोर्स लग रहा था ऑलरेडी, बट आप चाहते हो कि उसी सिचुएशन में वो चलता रहे। तो जो फोर्स लग रहा था उसके ऑपोजिट मैंने एक नया फोर्स लगा दिया, तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो उसका वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। क्या बात समझ में आता है ना? बहुत सिंपल सवाल है यार, है ना। थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। क्या क्लियर है? वेरी नाइस। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम स्टार्ट इट्स मोशन विद u इज इक्वल टू दिस एंड फोर्स इतना लग रहा है। फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच x कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी बिकम 0। अच्छा, यहाँ सिर्फ x एक्सिस के बारे में बात हो रही है, और मैं आपको 2 डायमेंशनल मोशन में ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि किसी एक एक्सिस का मोशन किसी दूसरे एक्सिस के मोशन से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है, सिर्फ एक रिलेशन होता है, वह टाइम का, कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में यदि 5 सेकंड चली है तो वाई एक्सिस में भी 5 सेकंड ही चला होगा। ऐसा तो है नहीं अलग अलग टाइम पे चल लिया होगा। बहुत बढ़िया। तो एक्स एक्सिस में मुझे बताओ फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स यहाँ पर कितना है? -5 न्यूटन का। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्स एक्सिस का मुझको बताओ। अब एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही लिख दिया मैंने। कितना एक्सेलरेशन लगा होगा यहाँ पर? 5 - 5 बाई मास कितना है? 5 kg, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन है ना। इनिशियल वेलोसिटी जो है दोस्तों वो है 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। और फाइनल वेलोसिटी जो है दोस्तों, है ना, फाइनल वेलोसिटी को हमको 0 करना है। हमसे पूछा बताइए टाइम कितना है। तो यार ये तो मोरलेस दोस्तों काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन हो गए कि आपको फोर्स दिया, आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। आपको एक्सेलरेशन पता है, अब आपको एक्सेलरेशन पता है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता है, तो टाइम क्या कैलकुलेट करना है। तो v इज इक्वल टू u प्लस AT अप्लाई कर दिया जाए। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है दोस्तों वो 40 है, एक्सेलरेशन -1 है, इंटू टाइम t कर दो यहाँ पर, इसको उधर ले जाओ, तो 40 इज इक्वल टू 1 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स। समझ में आता है ना? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है यार, है ना। तो और भी सिंपल था। जब x का बोले तो सिर्फ x एक्सिस में खेलना है। x एक्स में देख लो भाई कितना कितना है। समझ में आता है क्या? परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, है ना। अ पार्टिकल ऑफ मास m विद वेलोसिटी विद स्पीड u मूव्स अलोंग अ साइड ऑफ स्क्वायर, फाइंड चेंज इन मोमेंटम व्हेन पार्टिकल टेक्स टर्न। बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना। क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, ध्यान से देखना, है ना। एक स्क्वायर में एक मास चल रहा था पहले इस डायरेक्शन में, और फिर उसने टर्न ले लिया। v वेलोसिटी, v स्पीड से, स्पीड कांस्टेंट से चल रहा था। तो मुझे बताओ पहली वेलोसिटी यदि मैं बोलूं तो यहाँ पर v i कैप होगा। दूसरा वेलोसिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर v j कैप होगा। अरे होगा कि नहीं होगा यार?
है ना। तो चेंज इन मोमेंटम पूछा है, तो मास यदि ऑब्जेक्ट का m है तो मुझे बताओ कि इनिशियल मोमेंटम यहाँ एम वी आई कैप, फाइनल मोमेंटम एम वी जे कैप, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे आ जाएगा दोस्तों। अब ये वाले एंगल की बात है यार, ये एंगल कितना हो जाएगा मुझे बताओ, एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना। अब ये कैसे पता चला 90 का दोस्तों, इसको आउटर एंगल बोलते हैं, है ना, किसी भी पॉलीगन के लिए आउटर एंगल। तो पॉलीगन के लिए आउटर एंगल कितना होता है, दो साइड्स के बीच का। पॉलीगन का आउटसाइड एंगल होता है 360/n और 2π/n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस। समझ में आता है कि नहीं। एक ट्राइंगल के लिए आउटर एंगल 120 डिग्री का होगा, समझ में आता है ना यार, है ना। हेक्सागन के लिए 60 डिग्री एंगल होगा यही वाला, ठीक है। तो भाई सब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, मोरलेस यदि मैं वेक्टर में बात करूं तो फाइनल मोमेंटम है वी जे कैप, इनिशियल मोमेंटम इज वी आई कैप, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने जाओगे तो दो वेक्टर से देखो, इनिशियल वेक्टर फाइनल वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं। तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, अरे बताओ यार, 90 डिग्री एंगल है तो √2v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कैसे आया सर ये दोस्तों, 2a sin θ/2 फॉर्मूला याद है कि नहीं, वेक्टर पढ़ा हुआ है। यदि वेक्टर का वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो यू हैव टू गो थ्रू द वेक्टर चैप्टर अगेन। समझ में आता है ना यार, परफेक्ट। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू √2v, एज सिंपल एज दैट, है ना। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भी डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भी इतना ही आएगा यार, ठीक है ना, परफेक्ट। तो ये भी ध्यान रखना यार, पॉलीगन का आउटसाइड एंगल वाला पॉइंट है, मैंने उसको स्पेशल पॉइंट में यहाँ पर ऐड करवा दिया है तो काम आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v अलोंग अ फ्रिक्शनलेस वायर विच इज बेंड इनटू अ सेमीसर्कुलर फॉर्म ऑफ रेडियस r। देखो ये एक वायर है ना, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं यहाँ, ऐसा, ठीक है। अब उस पर एक रिंग है जिसका मास m है, वो कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव करता है और घूम के वापस यूनिफॉर्म स्पीड v से जाता है, मतलब पूरा जो है यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है। वहाँ फ्रिक्शन है, बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर फॉर्म ऑफ रेडियस r इन द मिडिल, बढ़िया है। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्रिएटेड बाय पार्टिकल ऑन द सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ वायर, है ना। इसका रेडियस भी अपने को दिया हुआ है दोस्तों r, है ना। आपसे बोला है कि मुझे बताओ इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में चेंज है, तो वायर ने कुछ फोर्सेस रिंग पे लगाया होगा, इस रिंग ने कुछ फोर्सेस वायर पे लगाया होगा, तभी तो उसका मोमेंटम बदला है। अरे यार भाई, वेलोसिटी मास भी उतना ही है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड भी उतना ही है, बट डायरेक्शन तो चेंज हुआ ना यार। अब डायरेक्शन चेंज करने में मतलब उसका मोमेंटम का चेंज है, और मोमेंटम चेंज है इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों फोर्स तो लग रहा है। अब कितना लग रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम बताओ, मास इंटू वेलोसिटी आई कैप, यहाँ पर फाइनल मोमेंटम बताओ, मास इंटू वेलोसिटी माइनस आई कैप, है ना। अब हमें निकालना है कि टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ क्रॉस करने में, तो यहाँ से यहाँ दोस्तों क्रॉस करने में कितना समय लगने वाला है, सेमी सर्कुलर पाथ है ना। तो मुझे बताओ टाइम लगने वाला है टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना मतलब 2πr का आधा सिर्फ πr तय किया है ना, और किस स्पीड से दोस्तों v से, तो टाइम अपना आ गया πr/v, इतना टाइम उसको यहाँ क्रॉस करने में लगा, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम जो है दोस्तों फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और आप करके देखोगे तो 2mv, जब भी सेम वेलोसिटी से वापस आए तो इतना हो जाता है, बाय टाइम कितना हो जाता है, πr/v को ऊपर ले जाओगे तो ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो फोर्स कितना है 2mv²/πr। क्या ये बात आप क्लियर कट समझ पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इस बेंट वायर में घूम के आने में इसको कितना फोर्स जो है, इसने रॉड को लगाया और रॉड ने इस पर लगाया, है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। ये स्टेटमेंट न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो कि सिंपल है, पहले ही बता रहा हूँ लेकिन ठीक है, बाद में फिर एक बार आ जाएगा। आप बचपन में पढ़े होगे, 9th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ाया गया था, है ना, कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। यदि मैं भाई ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, समथिंग लाइक दैट, भाई आप इस हाथ से दूसरे हाथ पे पुश कर रहे हो तो दूसरे हाथ से भी उसको सेम उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स फील हो रहा होगा, समझ में आई बात।
तो भाई यहाँ पर भी बात वही है ना। कभी मान लो डायरेक्शन वाइज पूछा जाए तो इक्वल एंड ऑपोजिट, एक यदि प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा, उतना ही। समझ में आता है बात? बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों ऐसा घूम के जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट कुछ ऐसा है कि 1 किलोग्राम हैमर स्ट्राइक्स ऑन अ नेल फ्रॉम हाइट 19.6 मीटर टू फिट on a horizontal surface. If the hammer stops within 10 milliseconds, then force exerted by hammer on the nail. भाई साहब एक हथौड़ा है और एक नेल है, एक कील है, ये कील है दोस्तों, और ऊपर ये बड़ा सा हथौड़ा, ठीक है, ये बड़ा सा हथौड़ा है ना। तो ये इसको अपन ठोक रहे हैं, है ना। किस हाइट से दोस्तों हथौड़ा नीचे गिरता है? ये है 19.6 मीटर हाइट। समझ में आई बात? और टकराने के बाद रुक जाता है, अरे हाँ या ना। तो हुआ क्या होगा? रुक गया मतलब मोमेंटम चेंज हुआ है, और मोमेंटम चेंज हुआ है तो इस पे ऊपर फोर्स लगा होगा, नेल पे नीचे फोर्स लगा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, है ना। तो कितना फोर्स लगा है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वापस फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अब मोमेंटम कितना है भाई साहब? h हाइट से टकराया ना यार, तो जब टकराया तब वेलोसिटी कितनी होगी यार दोस्तों? नीचे की तरफ वेलोसिटी जब टकराया तो कितनी होगी वेलोसिटी? √2g इंटू एच। समझ में आई बात? वेलोसिटी जब टकराया तो √2। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा ये जो हाइट दी हुई है ना दोस्तों 19.6, ये 9.8 का डबल है ना। तो यहाँ पर g का वैल्यू क्या ले लोगे? 9.8 ले लोगे, और यहाँ पर 19.6 h की जगह मैं यहाँ पर 9.8 इंटू 2 ले लेता हूँ। तो 2 स्क्वायर 9.8 का स्क्वायर, तो बेसिकली 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये वो वेलोसिटी है जिससे हथौड़ा आके नील पे टकराया और टकरा के रुक गया, मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम मीन्स 0 माइनस दिस, तो बस यही हो जाएगा यार, है ना। तो मास कितना है दोस्तों? मास है हथौड़े का 1 किलोग्राम इंटू ये वेलोसिटी 2 इंटू 9.8, है ना, अपॉन कितने समय में ये कार्यक्रम होता है दोस्तों? ये होता है 10 मिली सेकेंड्स में, तो 10 इंटू 10⁻³ तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 9.8 का कुल मिला के ये वापस से 19.6 हो गया, और इंटू 10⁻, नीचे -2 ऊपर आके +2 हो गया न्यूटन। इतना फोर्स जो है हथौड़े ने उस नेल को लगाया। समझ में आता है कि नहीं? और इतना ही फोर्स नेल की वजह से हथौड़े ने भी फील किया। अबे हथौड़े को फोर्स फील हुआ तभी तो हथौड़ा रुक गया ना, तभी तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया। समझ में आता है कि नहीं यार? बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इस पूरे लेक्चर में शुरुआत से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूँ पता है? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रहा हूँ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आता है क्या? और वही उसी को मैं घुमा फिरा के बार बार मतलब मास कांस्टेंट रख के वेलोसिटी बदल देता हूँ बार बार। मैं यही कर रहा हूँ और कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ। समझ आ रही बात आपको? बहुत बढ़िया। तो ये फोर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर जो पहला केस था जिसमें मास कांस्टेंट हुआ करता था, सिर्फ चेंज कौन होना था? वेलोसिटी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोस्तों अगला जो हमें करना है वो है when mass v is constant and when velocity is constant and mass is not constant। समझ में आई बात? मतलब वो पाइप से पानी निकल रहा वाली बात। तो आओ सबसे पहला जो एग्जाम्पल ले लेते हैं वही ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ही हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये एक पाइप है ना, और पाइप से यार पानी बाहर आ रहा है। समझ में? किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। समझ में आता है ये बात? v वेलोसिटी से पाइप से। अब याद रखना यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें गिवन है कि पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो a है v वेलोसिटी से, और पानी का जो डेंसिटी है, जो भी फ्लूइड निकल रहा है उसकी डेंसिटी ρ है। ये कुछ चीज़ें हमें गिवन है भाई साहब, है ना। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी वजह से पाइप को एक बैक फोर्स महसूस हो रहा है, हाँ, है ना। ऐसा है कि पानी बाहर निकल रहा है, फोर्स पीछे फील हो रहा है। तो इस सिस्टम में फोर्स जो है हमको पता है ऑलरेडी कि मास इंटू वेलोसिटी बाई dt होता है। अब चूंकि ये जो पानी निकल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल रहा है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो फोर्स इज नथिंग बट dm/dt। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ से किस रेट से जो है दोस्तों मास बाहर निकल रहा है। ध्यान से समझना, किस रेट से मास यहाँ बाहर निकल रहा है, हमें ये कैलकुलेट करना है। समझना ध्यान से। मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट बोलता हूँ,
जिस वेलोसिटी से मास बाहर निकल रहा है वो हमको गिवन है v, है ना। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली दैट dm/dt, किस रेट से मास, मतलब एक सेकेंड में कितना मास जो है फ्लूइड का वो बाहर आ रहा है। समझ में आता है कि नहीं। एक बात बताओ, यदि इस पाइप के अंदर पानी जो है v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या होता है यार, v वेलोसिटी से बाहर निकलने का क्या मतलब है, पानी v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। सीधी सी बात ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट v स्पीड से चल रहा है, या मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, मतलब एक सेकंड में कितना मीटर चल रहा है दोस्तों, 5 मीटर। यदि v मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, v मीटर चलेगा। मेरी बात समझना, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो रे, बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ मस्त एक कंसेप्ट बनाऊंगा। मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये v मीटर्स है ना। यहाँ मैं मास को इरेज कर देता हूँ, सिर्फ v मीटर्स है ना। इसका मतलब इस डिस्टेंस पर मान लो यहाँ पर एक पानी का पार्टिकल है ना। वो पूरा पानी जो है किस स्पीड से बाहर निकल रहा है दोस्तों, v। इसका मतलब पानी का हर पार्टिकल v स्पीड से बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब एक सेकंड में कितनी मीटर दूरी तय कर लेंगे, v मीटर, है ना। तो इस पाइप की ओपनिंग से v मीटर दूर जो एक पानी का पार्टिकल है वो थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा। अरे हाँ, है ना। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जितना पानी इसमें भरा हुआ है, एक सेकंड के अंदर वो पूरा पूरा पानी बाहर आ जाएगा। नहीं बात समझ में आई? अरे नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई। मैंने कहा कि v स्पीड से चलने का मतलब एक सेकंड में v मीटर तय कर लेना। अरे हाँ, है ना। तो मैंने ये जो जिस एंड पे खुला हुआ है पाइप, उससे v मीटर अंदर एक पॉइंट लिया, है ना, v मीटर अंदर एक पॉइंट लिया। उस पॉइंट पर जो पानी का पार्टिकल है वो एक सेकंड के बाद वो बिल्कुल एंड पर आ जाएगा। तो उस पॉइंट से, उस पॉइंट के अंदर दोस्तों जितना भी पानी था, उस पॉइंट के बाहर साइड वो पूरा का पूरा पानी तब तक बाहर निकल चुका होगा पाइप के। मतलब हमें dm मिल गया, एक सेकंड में हमको dm मिल गया कि भाई साहब कितना पानी जो है इसमें से बाहर निकला, चेंज इन मास कितना है। मतलब इतने से वॉल्यूम के अंदर जितना मास यहां रखा हुआ है, दैट अमाउंट ऑफ मास विल बी आउट इन 1 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आती है रे? थोड़ा सा थिंकिंग लेवल अपना इंप्रूव करो, ध्यान से समझना। तो हमको यहां पर बेसिकली dm/dt चाहिए कि पर यूनिट टाइम कितना मास बाहर आ रहा है। तो हमने देखा इतने से वॉल्यूम के अंदर जितना मास है वो बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ उसका वॉल्यूम कितना हुआ। तो dm/dt इज इक्वल टू वॉल्यूम हुआ कितना दोस्तों, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। एरिया क्रॉस सेक्शन a है, लेंथ दोस्तों v है ना। तो ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मतलब मास। और कितने सेकेंड में दोस्तों, एक सेकेंड में। समझ में आई बात? मीन्स हमको यहाँ मिलता है dm/dt इज इक्वल टू AV रो। कितना मिलता है दोस्तों, AV रो। समझ में आता है यार कि नहीं आता है? बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ आगे, फोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dm/dt का मास कितना है, AV रो। तो हमको फोर्स मिल जाता है AV² रो। कितना मिलता है दोस्तों फोर्स, AV² रो। ध्यान से समझना। तो ये dm/dt वाला जो कंसेप्ट बताया ना, दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई v वेलोसिटी से पानी आगे चल रहा है तो v लेंथ का पानी पूरा एक सेकंड के अंदर बाहर आ जाएगा, है ना। तो उस v लेंथ के पानी का हमने टोटल मास फाइंड आउट कर लिया, उतना मास जो है पर सेकंड चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो है AV रो है ना, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतना फोर्स जो है दोस्तों उसको फील होने वाला है। समझ में आती है बात, नहीं आती? अब दोस्तों एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, ध्यान से देखना यहाँ, है ना। ये मान लो ऐसा दीवार टाइप ऐसा समझ लो, है ना। यहाँ से एक पाइप है ना, ऐसा समझ लो। यहाँ से पानी फ्लो होके आ रहा है ना। इसको देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पहले ही बता दूँ, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है, ठीक है ना। पानी यहाँ से v स्पीड से फ्लो होके आ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और डेंसिटी रो है ना। समझना मेरी बात बच्चों ध्यान से। तो यहाँ पर बताओ कितना फोर्स, इस वॉल में कुछ फोर्स फील होगा इस डायरेक्शन में उस पानी के फ्लो की वजह से। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर दोस्तों फोर्स जो है वो v dm/dt। अब मेरी बात समझना, फ्लो जो है, रेट ऑफ फ्लो जो है दोस्तों dm/dt ही रहेगा। और dm/dt का मान हमको ऑलरेडी पता है, इसका वैल्यू जो है
वी रो, कि इस रेट से पानी जो है फ्लो हो रहा है इस पाइप के अंदर से, वो हमको ऑलरेडी पता है। यहाँ चेंज क्या हो रहा है दोस्तों, आप याद करो ध्यान से, मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे किसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चीज़ें जाती हैं तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना, v cos थीटा कंपोनेंट और v sin थीटा कंपोनेंट। तब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक कंपोनेंट बदलता है, और वो कौन सा कंपोनेंट बदलता है दोस्तों, वो कंपोनेंट है v cos थीटा, v sin थीटा कभी नहीं बदलता। तो जब v cos थीटा से टकराया, है ना, और रिफ्लेक्ट बैक भी v से हो रहा है और उसका x कंपोनेंट माइनस v cos थीटा, मींस चेंज सिर्फ v cos थीटा हुआ, v cos थीटा से गया और चेंज और रिटर्न का ऐसे है माइनस v cos थीटा, तो चेंज कितना हो गया 2v cos थीटा। तो यहाँ वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ 2v cos थीटा, तो फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 2v cos थीटा इंटू dm/dt का वैल्यू कितना है av रो। तो टोटल फोर्स जो है यहाँ पर हो जाएगा 2v स्क्वायर a रो cos थीटा। ये फोर्स जो है यहाँ पर लगने लग जाएगा। समझना मेरी बात, इस केस में v dm/dt मास इज चेंजिंग, है ना, बट dm/dt इसका जो रेट है दैट रेट इज कांस्टेंट, क्योंकि फ्लो तो उसी रेट से हो रहा है यार। अब यहाँ पर एक नया फैक्टर आ गया, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर हमको पढ़ा हुआ था ऑलरेडी कि भाई जब ऐसे टकराता है तो सिर्फ cos थीटा कंपोनेंट चेंज होके वापस उतना उल्टे में हो जाता है, तो चेंज डबल हो जाता है। तो भाई v cos थीटा चेंज होके डबल हो गया। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, है ना, ये मान लो वापस से ऐसा कुछ है और ये पाइप है। आप देखो कि भाई फ्लो पहले इस डायरेक्शन में हो रहा था और एकदम से फ्लो ऐसा हो गया, तो मुझे बताओ कि इस वॉल पे फोर्स फील हुआ होगा यार, है ना, तो कितना फोर्स फील हुआ होगा दोस्तों, है ना, v dm/dt। तो मुझे बताओ dm/dt तो av रो है, यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आया तो 90 डिग्री से चेंज हुआ तो √2v हो जाएगा, तो √2 av स्क्वायर रो। ठीक है, फिर ऐसा ही, है ना, ऐसा ही एक और कंडीशन, एक और क्वेश्चन ले लो यहाँ पर कि भाई कभी मान लो ऐसा ऐसा हुआ और यहाँ पर दोस्तों जो है ये वाला एंगल मान लो कि ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। समझ में आता है कि नहीं आता है, कितना हो जाएगा फोर्स जो है v dm/dt, तो a v रो तो इतना है, और जो चेंज हो जाएगा जब 60 डिग्री का होता है चेंज तो कितना होता है √3v, है ना, √3 av स्क्वायर रो। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लो। क्या बात समझ में आता है यार, अरे आता है कि नहीं आता है, वेरी नाइस। ठीक है, आओ अब एक क्वेश्चन करते हैं कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट मतलब समझते हो क्या है? एक एग्जांपल बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस चीज़ को क्वेश्चन को समझना पहले। मैं कन्वेयर बेल्ट का आपको बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अ चिप्स पैकेट ऑफ मास 50 ग्राम्स, लेंथ 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर इंजन टू प्रोवाइड इट टू फॉर्म 1000 पैकेट्स इन 1 सेकेंड। ध्यान से समझना, कन्वेयर बेल्ट मतलब ऐसा कुछ है ना, और लेट से ऐसा कुछ जो है वो रखा हुआ है ना, यहाँ से कुछ सामान गिर रहा है। कन्वेयर बेल्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बट यहाँ कंटिन्यूसली सामान गिरने की वजह से हो क्या रहा है, कंटिन्यूसली सामान गिरने की वजह से इस कन्वेयर बेल्ट का मास चेंज हो रहा है ना। तो यार हम यहाँ जिस मोटर से इसको घुमा रहे हैं उस मोटर को क्या यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, मेरी बात समझना। इस कन्वेयर बेल्ट का वेलोसिटी है वो कांस्टेंट, मतलब सिर्फ कांस्टेंट रेट से वो घूमता ही रहता है। अब मास वहाँ से उसमें से कुछ पैकेट्स, जैसे ऊपर चिप्स पैकेट का क्वेश्चन दे रखा है, तो चिप्स के पैकेट्स गिरते जा रहे हैं, तो मास बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है यार, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर मास इज चेंजिंग, तो फोर्स आ जाएगा v dm/dt। तो बेसिकली हमें दोनों चीज़ें यहाँ कैलकुलेट करनी है। नंबर वन हमें कैलकुलेट करना है ना, नंबर वन हमें यहाँ ये कैलकुलेट करना है कि किस वेलोसिटी से ये कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है, और नंबर टू हमें ये कैलकुलेट करना है दोस्तों कि भाई किस रेट से मास उसमें गिर रहा है ना। तो आओ कैलकुलेट करते हैं। 1 सेकेंड में दोस्तों हमें
1 सेकेंड में 1000 पैकेट्स बनाने हैं, है ना। तो मुझे बताओ, एक पैकेट का लेंथ है 15 सेंटीमीटर, है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से, वेलोसिटी मैं फाइंड आउट करता हूँ। एक पैकेट का लेंथ है 15 सेंटीमीटर, उसको मैं 100 से भाग कर दूँ तो क्या ये मीटर्स में बदल जाएगा। एक पैकेट का लेंथ इतना है, हमको कितने पैकेट प्रोसेस करना है दोस्तों, हमको पैकेट प्रोसेस करना है 1000, है ना। क्या पर सेकंड करना है। अब देखो ये मीटर्स आ गया और पर सेकंड हमको ये करना है, मतलब 1000 पैकेट 15 सेंटीमीटर वाले 1000 पैकेट प्रोसेस करने के लिए कितना वेलोसिटी से भागना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ आ जाएगा 150 मीटर्स पर सेकंड। कन्वेयर बेल्ट को इस रेट से भागना पड़ेगा। समझ में आती है बात। एक पैकेट की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15/100 मीटर। 1000 पैकेट को 1 सेकंड के अंदर भगाना है ना। तो 1000 पैकेट की लंबाई कितनी हो गई दोस्तों, 15/100, 15/100 × 1000। समझ में आता है ना यार। तो इतना जो है दोस्तों 1 सेकंड के अंदर प्रोसेस करना है, तो इतना मीटर पर सेकंड जब भागेगा तो वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। क्लियर है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरा पॉइंट इसका हमको क्या निकालना है भाई साहब, कि मास किस रेट से मूव कर रहा है। तो dm/dt कैलकुलेट करना है बेसिकली, है ना। तो मुझे बताइए आप कि एक पैकेट का मास 50 ग्राम, 50 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम, बाई 1000 कर दें तो इतना किलोग्राम। और एक पैकेट का यदि वजन इतना है तो मुझे बताइए 1000 पैकेट का वेट जो है इतना किलोग्राम, और इतना किलोग्राम 1 सेकंड में प्रोसेस करना है ना, पर सेकंड। समझ में आई बात। तो dm/dt के कितना किलोग्राम पर सेकंड प्रोसेस करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा जस्ट 50 kgs पर सेकेंड। अरे हाँ या ना। तो एज सिंपल इज दैट आपको फोर्स कितना मिल जाएगा, v dm/dt। v जो है दोस्तों 150 मीटर्स पर सेकेंड है और dm/dt है 50 किलोग्राम पर सेकेंड। तो ये सॉल्व करके आपको मिल जाएगा, है ना, और ये मिल जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। समझ में आई बात, एक ही बात है। तो ये इतना फोर्स जो है उस इंजन को लगाना पड़ेगा कंटिन्यूसली, तब जाके वो ये कर पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ये कन्वेयर बेल्ट वाले कभी क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको इसी मेथड से उसको डील करना है। समझ में आता है कि नहीं। अब आओ इस पार्ट का सबसे लास्ट जो वो है, जो टॉपिक है, उसको हम समझते हैं रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट लॉन्चिंग में दोस्तों पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बता दूं भाई। यहाँ नीचे जो है बहुत सारा फ्यूल या मैं कहूँ बर्स्ट होके जो गैस होता है वो प्रोपेल होता है, और उस प्रोपेल का कुछ वेलोसिटी होता है कि भाई v वेलोसिटी से प्रोपेल हो रहे हैं। समझ में आई बात। इस रॉकेट का कुल मास मान लो m है ना। अब ध्यान से समझना, रॉकेट किस वेलोसिटी से या किस टाइप का मोशन कर रहा है वो एक अलग मैटर है, बट फ्यूल जिस वेलोसिटी से निकल रहा है दैट इज v। अरे हाँ या ना। और जो मास जो यहाँ से निकल रहा होगा दैट dm/dt होगा। तो हमेशा इसमें ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है दोस्तों, v dm/dt। समझ में आई बात। और ये जो वेलोसिटी है ये फ्यूल का वेलोसिटी है। फ्यूल मतलब जो गैसेज हैं जो निकल रही हैं उसका वेलोसिटी है, और जो dm/dt है वो किस रेट से, किस मास किस रेट से बाहर निकल रहा है वो जो है उसका रेट है। अरे हाँ या ना। तो कुल मिला के गैस निकल रहा है, मास चेंज हो रहा है और कुछ वेलोसिटी से निकल रहा है, तो ऊपर फोर्स लगने वाला है कितना, v dm/dt, है ना। तो अब ये रॉकेट मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस में जा रहा है ना। ये रॉकेट है ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस पे से जा रहा है पीछे v वेलोसिटी से, और dm/dt जो है मतलब पीछे की तरफ फ्यूल इजेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से ऊपर फोर्स लगने वाला है v dm/dt। समझ में आई बात, है ना। ये फोर्स इस पे ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला है। अब रॉकेट का कुछ मास होगा कि नहीं होगा, m। अरे हाँ या ना। तो रॉकेट को यदि फ्यूल की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में कुछ फोर्स मिल रहा है ना। आप ध्यान से सुनना, ऊपर की डायरेक्शन में कुछ फोर्स मिल रहा है, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस इंस्टेंट पर रॉकेट का मास मान लो m है ना। तो मुझे बताओ क्या ये इज इक्वल टू ma हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से यू कैन कैलकुलेट कि एट दैट टाइम वो रॉकेट कितना एक्सेलरेट करेगा। ये बात और है कि थोड़ी ही देर बाद जब रॉकेट से कुछ फ्यूल बर्स्ट हो जाएगा तो रॉकेट का वजन कम हो जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। अरे हाँ है ना। तो ये जो v dm/dt ये जो फोर्स है
और ये जो एम ए दोनों अलग अलग चीज़ है। जो ये वी डी एम बाई डी टी है ना, ये दोस्तों फोर्स फ्यूल के या गैस के प्रोपल्जन की वजह से उसको एक फोर्स मिल रहा है, और फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है इस रॉकेट के लिए, तो हम रॉकेट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आता है कि नहीं? अब दूसरा विथ ग्रेविटी की बात समझना। जब हम ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे, है ना, तो ग्रेविटी कंसीडर करेंगे तो हमेशा हमको पता है कि नीचे हमसा एम जी लगता है, और हमको पता है कि ऊपर क्या लग रहा है दोस्तों, वी डी एम बाई डी टी। अरे हाँ या ना। अब इसमें दोस्तों दो सिचुएशंस हैं, अब मेरी बात ध्यान से समझना, है ना, दो कंडीशंस हैं यहाँ पर, है ना, इसमें दो कंडीशंस हैं, है ना। पहला कंडीशन है कि जिसमें रॉकेट का वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, रॉकेट का वेलोसिटी कांस्टेंट, भाई रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर हैं। और है ना। और दूसरा है, तो दूसरा है, एक चीज़ मैं बताता हूँ देख के, हाँ, दूसरा है कि भाई या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या रॉकेट जस्ट हवा में स्टे है। मतलब दूसरा है या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या तो वेलोसिटी जीरो है। समझ में आई बात? वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी जीरो, दोनों ही केस में दोस्तों यहाँ पर उस रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। अरे हाँ या ना। मतलब इसका मतलब क्या, रॉकेट का एक्सेलरेशन जस्ट जीरो है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका दोस्तों ये मतलब हुआ कि, ध्यान से देखना, इसका ये मतलब हुआ कि जो ऊपर वाला वी डी एम बाई डी टी है और नीचे वाला जो एम जी है, ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं, है ना, ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। मतलब वी डी एम बाई डी टी और एम जी, है ना, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो भाई साहब जितना रॉकेट का प्रोपल्जन फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे एम जी लग रहा है, तो वो रॉकेट एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, है ना। मतलब या तो वो रेस्ट पर रहेगा या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। फिर दूसरी चीज दोस्तों, है ना, दूसरी चीज टू एक्सेलरेट, टू एक्सेलरेट हमें क्या करना है दोस्तों? भाई साहब ये रॉकेट है ना, रॉकेट में ऊपर लग रहा है वी डी एम बाई डी टी और नीचे लग रहा है दोस्तों एम जी, है ना। तो बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लगने वाला है? अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना है तो ये वी डी एम बाई डी टी बड़ा होना चाहिए, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने में दोस्तों वी डी एम बाई डी टी, इसमें से ये एम जी फोर्स को माइनस कर दो, तो जो टोटल फोर्स, जो नेट फोर्स बचा है सिस्टम में, दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, है ना। अब ये थोड़ा कैसे हुआ, इस चीज़ को समझाने के लिए आपको थोड़ा FBD समझना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। अब दोस्तों FBD समझाने का तो भाई समय नहीं है अपने पास, FBD बताएंगे आने वाले लेक्चर में दोस्तों। FBD को तो हम पूरा डिटेल में खोद के निकालेंगे, समझ में आती है बात। तो फिलहाल के लिए वी डी एम बाई डी टी माइनस एम जी, तो बचा हुआ जो नेट फोर्स है इज इक्वल टू एम ए। क्लियर है ना? तो ये है पूरा रॉकेट लॉन्चिंग। ग्रेविटी फ्री में है तो भाई कुल वी डी वी एम डी वी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, और यदि विद ग्रेविटी है तो नीचे एम जी लगेगा। अब यदि एम जी और वो फोर्स बराबर हो गए तो या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या तो जीरो वेलोसिटी पे, मतलब अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। दूसरा, यदि ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वी डी एम बाई डी टी वो बड़ा होगा एम जी से। समझ में आई बात? एम जी से बड़ा होगा, और नेट फोर्स कितना होगा? वी डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। समझ में आता है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आओ फटाफट इस रॉकेट लॉन्चिंग पर बेस्ड बढ़िया से दो क्वेश्चंस करते हैं, और फिर इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके ये टॉपिक यहीं पर खत्म, है ना। आइए, रॉकेट इज लॉन्च्ड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। बहुत बढ़िया, सिंपल वाली कहानी है, ग्रेविटी ग्रेविटी है ही नहीं। इफ मास ऑफ द रॉकेट इज 1000 kg इजेक्टिंग एग्जॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 kg पर सेकेंड। मतलब रॉकेट है दोस्तों, है ना, रॉकेट का मास दे रखा है भाई 1000 kg, और एग्जॉस्ट जिस रेट से निकल रहा है वो है 40 मीटर पर सेकेंड, है ना, और 40 मीटर पर सेकेंड, और कितना मतलब डी एम बाई डी टी, किस रेट से फ्यूल इजेक्ट हो रहा है वो है 50 kg पर सेकेंड, है ना, 50 kg पर सेकेंड। तो मुझे बताओ ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगता है? फोर्स इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, और मेरे को बताइए कि v जो है दोस्तों कितना वेलोसिटी है 40 का, और कितना यहाँ पर डी एम बाई डी टी है दोस्तों 50, तो इतना न्यूटन का फोर्स उसको ऊपर की तरफ मिल रहा है। समझ में आई बात? और फोर्स जो है इसका यदि 100,000 kg मास है इस रॉकेट का, और उसको ऊपर की तरफ 2000 न्यूटन मिल रहा है, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन
m इंटू ए इज इक्वल टू एफ होता है, तो f बाय m हो जाएगा। और दोस्तों फोर्स मिल रहा है 2000 न्यूटन और कितना मास है 1000 kgs, तो दोस्तों वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये तो बात क्वेश्चन हो गया भाई बेसिक वाला। एक और क्वेश्चन दे रखा है आप इसमें देखो, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, मतलब आपको उसका एक्सेलरेशन निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो भाई 10 सेकेंड बाद ऐसा क्या बदल जाएगा? दोस्तों एक बात बताओ, फ्यूल इजेक्ट हो रहा है 1 सेकेंड में 50 kg, तो मुझे बताओ 10 सेकेंड में कितना फ्यूल इजेक्ट हो चुका होगा? भाई साहब 500 kg, है ना। टोटल वजन कितना है रॉकेट का? 1000 kg, है ना। तो मुझे बताओ 500 kg तो फ्यूल निकल गया। तो अभी न्यू मास m डैश की मैं बात करूं तो 1000 kg माइनस 500 kg, नया मास कितना है दोस्तों? 500 kg, सिर्फ 500 kg नया वाला मास जो है वो 500 kg है। तो मुझे बताओ नया वाला फोर्स कितना लगेगा? वी डी एम बाई डी टी। अच्छा, जो इजेक्ट हो रहा है उसका वेलोसिटी वापस से वही है, सेम टू सेम वेलोसिटी 40 है और जिस रेट से फ्यूल इजेक्ट हो रहा है वो 50 है, तो 2000 न्यूटन अभी भी लग रहा है। बट इस केस में जो नया एक्सेलरेशन ई डैश होगा दैट विल बी वो फोर्स अपॉन नया वाला मास एम डैश। तो फोर्स कितना है दोस्तों? 2000 न्यूटन अपॉन यहाँ पर 500 kgs। समझ में आता है क्या? तो यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी न्यू एक्सेलरेशन। समझ में आता है क्या? तो थोड़ी देर बाद एक्सेलरेशन क्यों बदल गया? क्योंकि उसका मास थोड़ा कम हो गया, क्योंकि फ्यूल इजेक्ट हो रहा है ना नीचे से यहाँ, है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि जो फ्यूल इजेक्शन का वेलोसिटी है या फ्यूल इजेक्शन का रेट है उसका और अपने रॉकेट के एक्सेलरेशन वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। उस फ्यूल इजेक्शन की वजह से एक बेसिकली एक फोर्स मिलेगा ऊपर की तरफ, है ना, और उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। देखो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन समझ में आया है तो फटाफट एक लास्ट क्वेश्चन और मुझे करके बता दो, है ना, फटाफट से। रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, इट्स टोटल मास इज 500 kgs, है ना, जिसमें कि इट कंटेन्स 450 kgs ऑफ फ्यूल। मतलब रॉकेट का वजन सिर्फ 50 kg बट फ्यूल का जो 450 kgs है। इफ मैक्सिमम एग्जॉस्ट इज 2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट, इसको ऐसा लिखो आप कि ये अपना रॉकेट है और एग्जॉस्ट का वेलोसिटी है 2 किलोमीटर्स मीन्स 2000 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। और पूछा क्या है आपसे कि एट व्हाट शुड बी द मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंबस्शन। फ्यूल कंबस्शन मीन्स हमसे पूछा है कि भाई dm/dt कितना होना चाहिए टू जस्ट लिफ्ट इन द लॉन्चिंग पैड, कि भाई रॉकेट को हम जस्ट लॉन्चिंग पैड पे लिफ्ट करके मतलब रोक के रख सकें। अब जस्ट रोक के रखने का क्या मतलब हुआ दोस्तों? जस्ट पहला वाला क्वेश्चन कर रहा हूं कि जस्ट रोक के रखने का मतलब हुआ जो ऊपर v/dt फोर्स लग रहा है और जो नीचे mg फोर्स लग रहा है वो दोनों बैलेंस हो जाए। समझ में आई बात? तो v/dt इज इक्वल टू mg। तो मुझे बताओ वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है 2000, हमको dm/dt तो फाइंड आउट ही करना है। मास कितना है दोस्तों उसका? 500 और ग्रेविटी है 10। समझ में आता है क्या? तो दोस्तों dm/dt फाइंड आउट करने के लिए इसको इधर लेके चले जाओ। तो पहले केस में जो एग्जॉस्ट रेट है dm/dt दैट विल बी 5000 बाय 2000, दैट मीन्स 2.5 kgs पर सेकेंड। इस रेट से एग्जॉस्ट होना चाहिए। फिर दूसरा, है ना, दूसरा आपसे बोला है कि टू गिव इट अ एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आप क्या चाहते हैं यार? अब आप ऐसा चाहते हैं कुछ कि भाई साहब ऊपर लग रहा है v/dt, है ना, नीचे जो लग रहा है दोस्तों mg लग रहा है ना। तो आप चाहते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये वाला फोर्स भी बड़ा होना चाहिए। तो नेट फोर्स कितना होगा दोस्तों? v/dt माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो v/dt इज इक्वल टू mg को उधर ले जाइए तो mg प्लस a हो जाएगा। समझ में आती है बात? v जो है एग्जॉस्ट का रेट तो 2000 है, अरे हाँ या ना, v का जो है एग्जॉस्ट का जो वेलोसिटी दैट इज 2000, dm/dt तो हमें कैलकुलेट करना है। मास दोस्तों कितना है उसका? 500, है ना, और दोस्तों g कितना है? 10, और हमें 20 से मूव करना, तो 10 प्लस 20 हो गया ये 30। तो हमको यहाँ पर dm/dt कैलकुलेट करना है। तो
5000 इंटू 3/2000, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा 7.5 kgs पर सेकेंड। मतलब फिर यदि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराना चाहते हो तो आपको फ्यूल को इस रेट से कंबशन करना पड़ेगा। समझ में आता है कि नहीं? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील आ रहा है कि इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है कॉम्पिटिटिव, उसमें इस क्वेश्चंस इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको हर टाइप की चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। आपको ये भी समझ में आया होगा कि फोर्स इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, मतलब एम ए का क्या मतलब होता है। आपको ये भी बात समझ में आया होगा कि भाई साहब फोर्स इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी का क्या मतलब होता है, और दोनों पर बेस्ड जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर कर चुके हैं, है ना। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जो कि बहुत ही सिंपल वाला, सबसे सिंपलेस्ट वही है, और उसके बाद कुछ और एप्लीकेशंस जो हैं, हम सेकेंड लॉ के एप्लीकेशंस हम कुछ और पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।